हेलो दोस्तों, स्टडी विद प्रवीण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 15 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है और भाग 3 में जो मौलिक अधिकार हैं वो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक दिए गए हैं। इन मौलिक अधिकारों को कुल 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है, 6 भागों में बांटा गया है और हमें 6 अधिकार दिए गए हैं। और इनमें से जो पहला अधिकार है वो समानता का अधिकार है, समता का अधिकार है। और ये समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है, जिसमें से अनुच्छेद 14 हमने पिछले वीडियो में पढ़ रखा है। यदि आपको अनुच्छेद 14 पढ़ना है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम अनुच्छेद 15 पढ़ने वाले हैं। अनुच्छेद 15 काफ़ी बड़ा आर्टिकल है। इसमें कुछ संविधान संशोधन भी हुए हैं और कुछ एक दो केसेस भी हुए हैं। तो इन केसेस को भी आज हम पढ़ेंगे, इन संविधान संशोधनों को भी जानेंगे। हाँ, ये जो संविधान संशोधन हुए हैं उनके द्वारा इस आर्टिकल में कुछ क्लाउज भी जोड़े गए हैं। 3 क्लाउज संविधान संशोधन के बाद जोड़े गए हैं। मूल संविधान जो था उसमें केवल 3 ही क्लाउज थे आर्टिकल 15 में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि अनुच्छेद 15 में क्या लिखा हुआ है। दोस्तों, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे, सरल भाषा में, तो अनुच्छेद 15 भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। जैसा कि हम जानते हैं हमारे समाज में अलग अलग आधार पर कई तरह से भेदभाव हुआ करता था। आज भी ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो पाया है। आज भी हम ये सब चीज़ देख पाते हैं, मतलब समाज में आज भी देखने को मिल जाता है। ठीक, तो अनुच्छेद 15 का जो शीर्षक था वो, मतलब शीर्षक है वो क्या है? अनुच्छेद 15 का शीर्षक है कि रिलीजन के आधार पे, यानी धर्म के आधार पे, रेस के आधार पे, यानी मूल वंश के आधार पे, कास्ट के आधार पे, यानी जाति के आधार पे, सेक्स के आधार पे, यानी लिंग के आधार पे, और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि जन्म स्थान के आधार पे, अगर इन सभी में से किसी भी आधार पे भेदभाव होता है समाज में, तो वो भेदभाव इस अनुच्छेद 15 के माध्यम से प्रतिबंधित किया जाता है। ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 15 में। ठीक है, तो ये तो उसका शीर्षक हो गया कि किस बारे में यह अनुच्छेद है, लेकिन इसके कुछ कुछ क्लाउज भी हैं। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 15 का जो यहाँ पे देखिए, ये क्लाउज 1 है। अनुच्छेद 15 का क्लाउज 1 कहता है, मतलब जो शीर्षक में जो बात कही गई थी वही बात कहता है, लेकिन उसको थोड़ा सा और विस्तार से कहता है कि रिलीजन के आधार पे, यानी धर्म के आधार पे, रेस के आधार पे, यानी मूल वंश के आधार पे, कास्ट के आधार पे, यानी जाति के आधार पे, और लिंग के आधार पे और जन्म स्थान के आधार पे अगर कहीं पे भेदभाव होता है, तो केवल इन आधारों पे अगर कोई कहीं पे भेदभाव होता है, किसके साथ? किसी नागरिक के साथ, तो फिर वो प्रतिबंधित होगा। अनुच्छेद 15 का क्लाउज 1 कहता है कि ये जो अनुच्छेद है जिसमें भेदभाव प्रतिबंधित किया जा रहा है, ये केवल भारत के नागरिकों के लिए है, कि भारत के नागरिकों के साथ अगर कोई भेदभाव होता है, और वो भी केवल इन आधारों पर, बाकी आधारों पे हो सकता है कि रिलीजन के आधार पे, धर्म के आधार पे, मूल वंश के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे और जन्म स्थान के आधार पे अगर कोई भेदभाव हो रहा है, तो वो अनुच्छेद 15 के क्लाउज 1 के द्वारा पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ठीक है, इसी अनुच्छेद का क्लाउज नंबर 2 क्या कहता है? तो इसमें कहा गया है, जो भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया है उसको थोड़ा सा और विस्तार से अनुच्छेद 15 का क्लाउज 2 कहता है। क्लाउज 2 क्या कहता है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे, हिंदी में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पे किसी भी कुछ स्थानों में प्रवेश करने के लिए नहीं रोका जाएगा, कुछ स्थानों को उपयोग करने के लिए नहीं रोका जाएगा। ठीक है, तो इस आधार पे कहाँ कहाँ प्रवेश करने के लिए नहीं रोका जाएगा? तो हाँ, दुकानों में प्रवेश करने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। सार्वजनिक भोजनालय जो है, मतलब ऐसे भोजनालय जो सार्वजनिक है, वहाँ पे प्रवेश करने के लिए, कोई होटल हो गया, ठीक,
या फिर कोई सार्वजनिक मनोरंजन का स्थान है, ठीक है, यहाँ पे प्रवेश करने से अनुच्छेद 15 जो है, मतलब यहाँ पे प्रवेश करने से, ठीक है, और किस चीज़ का उपयोग करने से नहीं रोका जाएगा, ठीक, मतलब इस आधार पे दुकानों में जाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, सार्वजनिक भोजनालय को यूज़ करने से कोई नहीं रोक सकता, होटल में जाने से कोई नहीं रोक सकता, सार्वजनिक मनोरंजन का जो स्थान है वहाँ पे प्रवेश करने से भी कोई नहीं रोक सकता। किस आधार पे? देखिए, जैसे सार्वजनिक मनोरंजन का स्थान है, ठीक है, या कोई होटल है या कोई दुकान है, वहाँ पे आप आज के डेट में ये नहीं कह सकते कि इस जाति के लोग यहाँ पे अलाउड नहीं है, ठीक, जाति के आधार पे भेदभाव हो जाएगा ना, कास्ट के आधार पे। आप ये भी नहीं कह सकते कि इस आधार पे, मतलब धर्म के आधार पे कोई यहाँ पे खरीदने नहीं आएगा, ये भी भेदभाव हो जाएगा। आप ये भी नहीं कह सकते कि कोई यदि इस जगह का रहने वाला है, इस जगह में जन्म लिया है, तो वो व्यक्ति हमारे दुकान से कोई सामान नहीं खरीद सकता, ये जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा विस्तार से अनुच्छेद 15 का क्लाउज 2 कहता है कि दुकानों में, सार्वजनिक भोजनालयों में, ठीक, होटलों में और सार्वजनिक मनोरंजन के जो स्थान हैं वहाँ प्रवेश करने के लिए, ठीक है, किसी भी तरह की कोई निर्योग्यता नहीं स्थापित की जाएगी इस आधार पे। मतलब ये नहीं बोला जाएगा कि धर्म के आधार पे ये आदमी योग्य है, ये आदमी योग्य नहीं है, ठीक है। रेस के आधार पे, मतलब वंश के आधार पे, इस वंश का ये व्यक्ति जो है वो हमारे दुकान से खरीदने के लिए योग्य नहीं है, ये भी नहीं कहा जा सकता। जाति के आधार पे भी इस तरह की बात नहीं की जा सकती, लिंग के आधार पे भी इस तरह की बात नहीं की जा सकती, और जन्म स्थान के आधार पे भी इस तरह की बात नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है कि किसी भी तरह का दायित्व भी नहीं स्थापित किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे दुकान में कोई खरीदने के लिए आ रहा है और उसे हम ये नहीं कह सकते कि आप क्योंकि इस जाति के हो, ठीक है, कोई पर्टिकुलर जाति के, इसलिए आपको हमारे दुकान में ख़रीदने के लिए ये शर्त पूरी करनी होगी, ये दायित्व पूरा करना पड़ेगा, ये आप नहीं कह सकते, ठीक, कोई शर्त भी नहीं लगा सकते, ठीक है, और किसी भी तरह का निर्बंधन नहीं लगा सकते कि इस जाति के लोग तो हमारे दुकान में आने के लिए पूरी तरह से मना ही है, नहीं आ सकते, ठीक, इस तरह की चीज़ें नहीं की जा सकती क्योंकि ये भेदभाव है, ठीक है। ये थोड़ा सा विस्तार से कह दिया गया। आर्टिकल 2 के क्लाउज कम है, मतलब आर्टिकल 15 के क्लाउज 2 के सब क्लाउज कम है, ठीक है, ये चीज़ें बताई गई। उसके बाद इसी आर्टिकल 15 के क्लाउज 2 के एक सब क्लाउज है ख, ठीक, इसमें कुछ और बात लिखी गई है। इसमें क्या लिखा गया है कि जो सरकारी कुआं, तालाब वगैरह होता है, जो सरकारी है पूरी तरह से या फिर अर्ध सरकारी है, ठीक, स्टेट द्वारा पैसा मिला है उसे बनाने के लिए, या फिर वो पूरी तरह से सरकार के खर्च पर ही बनी है, इस तरह का कुआं हो गया, इस तरह का तालाब हो गया, इस तरह का स्नान घाट हो गया, मतलब जहाँ पे हम नहाते हैं, नदी वगैरह में जो स्नान घाट बने हुए होते हैं, ठीक, इस तरह का सड़क हो गया, या फिर इस तरह का जो सार्वजनिक समागम का स्थान है, ठीक है, सार्वजनिक समागम का स्थान मतलब जहाँ सब लोग जा कर के मिलते हैं, ठीक है, जैसे पार्क वार्क हो गया, तो ऐसी जगहों का उपयोग करने के लिए किसी तरह की निर्योग्यता नहीं स्थापित की जाएगी कि आप इस कुएं को उपयोग करने के लिए इस जाति के लोग जो हैं, इस पर्टिकुलर जाति के लोग वो निर्योग्य हैं, योग्य ही नहीं है, ये लोग यूज नहीं कर सकते, ठीक है, इस धर्म के लोग यूज़ नहीं कर सकते, इस लिंग के लोग यूज़ नहीं कर सकते, मतलब स्त्रियां इसको यूज़ नहीं कर सकती, ठीक है, ये सब आप नहीं कर सकते। इसी तरह से आप उस, मान लीजिए कि आप किसी तालाब में आने के लिए, जो सरकारी तालाब है, आप किसी विशेष जाति के लोगों को कह रहे हैं कि आप अगर इस तालाब को यूज़ करते हैं तो आपको मेरा ये काम करना पड़ेगा, ठीक, आपको इतना रुपया देना पड़ेगा, तब आप इस तालाब को यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा भी नहीं होगा, ये अनुच्छेद 15 का क्लाउज 2 का सब क्लाउज ख कहता है, ठीक है। आप किसी तरह का निर्बंधन नहीं लगा सकते कि आप इस पर्टिकुलर जाति के हैं इसलिए आप इस सरकारी तालाब में
नहा नहीं सकते, कपड़े नहीं धो सकते, इसको उपयोग नहीं कर सकते किसी भी तरह से, आप ये नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ सीधे संविधान में लिख दिया है कि आप कुआं हो गया, तालाब हो गया, स्नान घाट हो गया, सड़क हो गया, या फिर जो सार्वजनिक समागम का स्थान है, ठीक, ऐसी जगहों के उपयोग के लिए आप किसी भी लोगों को, मतलब जो इस आधार पे, भारत के किसी भी नागरिक को इस आधार पे, जैसे रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे आप न तो कोई निर्योग्यता लगा सकते हैं, किसी को ऐसा नहीं बोल सकते कि आप योग्य नहीं हैं, कोई दायित्व तो नहीं लगा सकते, आप ये नहीं बोल सकते कि आप ये तालाब यूज़ कर रहे हैं तो आपको इतना पैसा देना होगा तभी आप यूज़ कर सकते हैं, सार्वजनिक है ना, तो उसको सब यूज़ कर सकता है। उसके बाद आप निर्बंधन नहीं लगा सकते कि इस पर्टिकुलर जाति के लोग, इस पर्टिकुलर धर्म के लोग यहाँ पे नहीं नहा सकते या फिर इसको यूज़ नहीं कर सकते, पूरी तरह से मनाही है। ठीक है, ये सब आप नहीं कर सकते, या कोई शर्त नहीं लगा सकते कि आप यहाँ इसको यूज़ कर रहे हैं तो आपको मेरी ये शर्त माननी पड़ेगी। ठीक, इस तरह की किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस में नहीं लाया जाएगा, ये अनुच्छेद 15 कहता है। तो ये एक तरह से हमारे समाज में जो भेदभाव प्रचलित था, उस भेदभाव को मिटाने के लिए ये किया गया। ठीक, तो मतलब हमारे समाज में ज़रूर ये सारी चीज़ें रही होंगी, तभी तो इतने विस्तार से अनुच्छेद 15 में लिखा गया है कि ये सब चीज़ें बिल्कुल निर्बंधित की जाती है, प्रतिबंधित की जाती है। अगर हमारे समाज में ये सब चीज़ रहता ही नहीं तो ये लिखने की क्या ज़रूरत थी संविधान निर्माताओं को। लेकिन ज़रूर हमारे समाज में बहुत ज़्यादा मात्रा में या फिर बहुत बड़ी संख्या में लोग भेदभाव को प्रैक्टिस में लाते होंगे, इसीलिए ये सब बातें इतने विस्तार से लिखी गई है। ठीक, अच्छा, ये दो बात तो हमको क्लियर है कि रिलीजन के आधार पे, रेस के आधार पे, मतलब धर्म के आधार पे, मूलवंश के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे और जन्मस्थान के आधार पे किसी भी तरह का भेदभाव जो है वह नहीं होगा। दो में इसी बात को विस्तार से लिख दिया गया। ठीक, उसके बाद जो 3 है उसमें कहता है कि इस बात के होते हुए कि अनुच्छेद 15 कहता है कि भेदभाव नहीं होगा इस आधार पे, लेकिन फिर भी स्त्रियों के लिए और बालकों के लिए जो राज्य है वो विशेष प्रावधान कर सकता है। ठीक, मतलब महिलाओं के लिए और जो बच्चे हैं उनके लिए अलग अलग कानून बना करके मतलब भेदभाव किया जा सकता है, लेकिन ये तर्क संगत होना चाहिए, जैसा कि हमने अनुच्छेद 14 में भी पढ़ा था। ठीक है, अनुच्छेद 14 में हमने क्या पढ़ा था कि असमान लोगों के लिए असमान कानून बनाया जाएगा, लेकिन ये तर्क संगत होगा। ऐसा नहीं कि आप किसी भी तरह से कानून बना दे, ये नहीं। तो उसी तरह से अनुच्छेद 15 कहता है कि भेदभाव नहीं होगा, लेकिन इसी का क्लाउज 3 कहता है कि स्त्रियों के लिए और बालकों के लिए, मतलब महिलाओं, ठीक है, और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है, मतलब आरक्षण वगैरह का भी व्यवस्था किया जा सकता है। और ऐसा लग सकता है कि भेदभाव हो रहा है, पर उसकी इजाज़त हमें कौन देता है? इसी अनुच्छेद का क्लाउज 3 देता है। ठीक है, यहाँ तक मूल संविधान में लिखा हुआ था। अनुच्छेद 15 का क्लाउज 1, क्लाउज 2 और क्लाउज 3 यहाँ तक मूल संविधान में भी था। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब संविधान लागू हुआ तो फिर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हुए, बहुत विवाद हुआ। अब हुआ क्या कि हमारे देश में एक यूनिवर्सिटी था, मद्रास यूनिवर्सिटी, वहाँ पे जो कोटा सिस्टम चलता था। कोटा सिस्टम का क्या था कि जो पिछड़े वर्ग के बच्चे लोग थे, शैक्षिक सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के थे, उनके लिए कोटा दिया जाता था मद्रास यूनिवर्सिटी में। ठीक है, अब जब कोटा दिया जाता था, अब संविधान लागू हो गया। जब संविधान लागू हो गया और अनुच्छेद 15 जब लोगों ने पढ़ा तो कहा कि यहाँ तो भेदभाव प्रतिबंधित है और अनुच्छेद 15 का उल्लंघन हो रहा है मद्रास यूनिवर्सिटी में जो कोटा दिया जा रहा है उससे। ठीक, तो ये बात चली गई सुप्रीम कोर्ट में, और ये एक बहुत फेमस केस है, चंपकम दोराई राजन केस। ठीक, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि कोटा जो है वो नहीं दिया जा सकता मद्रास यूनिवर्सिटी में। ठीक, हुआ क्या देखिए, फिर से सुनिए। मद्रास यूनिवर्सिटी में कोटा दिया जाता था
मतलब जो सामाजिक शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग थे उनको, और फिर सिलेक्शन लिया जाता था। ठीक है, जब संविधान लागू हुआ तो फिर लोगों ने कहा कि ये तो उल्लंघन हो रहा है हमारे संविधान का, भेदभाव किया जा रहा है। तो फिर ये केस गया सुप्रीम कोर्ट में, और ये कौन सा केस था? चंपकम दोराई राजन का केस। और इस केस में फैसला सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया? उन्होंने कहा कि हाँ सही बात है भाई, कोटा तो नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि ये सचमुच उल्लंघन हो रहा है संविधान का। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि मद्रास यूनिवर्सिटी में कोटा नहीं दिया जा सकता। ठीक, लेकिन जो हमारे राज्य थे, मतलब सरकार थी, सरकार को तो एक कल्याणकारी राज्य बनाना था। हमारे संविधान का ही एक भाग है जिसमें डीपीएसपी है, राज्य को नीति निर्देशक तत्व है। ठीक, मतलब निर्देश देता है राज्य को कि, मतलब उसमें ये निर्देश देता है राज्य को कि राज्य को एक कल्याणकारी राज्य बनाना है जिसमें सभी वर्गों को एक साथ लेके चलना है, सामाजिक न्याय दिलाना है सबको। ठीक है, ऐसा ना रहे कि कोई वर्ग बहुत पीछे छूट जाए, मुख्य धारा में आए ही नहीं। ठीक, तो जो बहुत पीछे छूट चुके हैं अभी तक, उनको भी ऐसी योजनाएं बनानी है, ऐसी नीति बनानी है कि वो लोग भी मुख्य धारा में शामिल हो पाएँ। ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ कि राज्य के सामने ये दुविधा थी कि ऐसे इस तरह के आर्टिकल हैं जो समानता की बात करते हैं, भेदभाव न करने की बात करते हैं, और बिना आरक्षण दिए उनको हम आगे बढ़ा ही नहीं सकते, बिना कोटा सेट किए उनको हम आगे ला ही नहीं सकते, शिक्षा दे ही नहीं सकते। तो फिर उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया था कि कोटा नहीं दिया जा सकता, ठीक, आरक्षण नहीं दिया जा सकता शैक्षणिक संस्थानों में इस तरह का, ठीक है, तो राज्य सरकार, मतलब सरकार ने क्या किया, राज्य ने क्या किया, इस फैसले को पलटने के लिए संविधान संशोधन कर दिया। पहला संविधान संशोधन हुआ 1951 में, और उस संविधान संशोधन में इसी अनुच्छेद में, अनुच्छेद 15 में एक क्लाउज जोड़ दिया गया, क्लाउज नंबर 4, और इसमें कहा गया कि जितने भी SC ST हैं और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, सामाजिक शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ठीक है, तो इन लोगों के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है, यानी सिंपल समझिए कि आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। और इसके लिए ये जो अनुच्छेद 15 है और कुछ और भी आर्टिकल्स हैं जिसके बेस पे केस किया गया था, वो सब नहीं रोकेंगे इसको आरक्षण देने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब देखिए, अब तो सब ठीक हो गया कि शैक्षणिक संस्थानों में भी आरक्षण दिया जा सकता है, वो भी लीगल हो गया क्योंकि अनुच्छेद 15 के ही क्लाउज में लिख दिया गया, संविधान संशोधन करके लिख दिया गया। ठीक है, अब क्या है कि कुछ समय बाद ये पता लगा राज्य को, सरकार को, कि जो सरकारी विश्वविद्यालय और जो विद्यालय हैं उसमें जो आरक्षण की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन ये उतनी बड़ी मात्रा में नहीं की जा रही है कि पिछड़े वर्ग का कल्याण ही हो जाए। ठीक है, इसके लिए सरकार ने प्राइवेट संस्थानों में भी मतलब दबाव डाला, मतलब जो प्राइवेट संस्थान थे उसमें भी दबाव डाला कि आप भी आरक्षण दीजिए, आप भी आरक्षण दीजिए उन वर्गों को जो सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, या फिर जो SC हैं ST हैं, इन लोगों को आरक्षण दीजिए और एडमिशन लीजिए। ठीक, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सोचने लगे कि हम क्यों आरक्षण दें। ठीक है, और इन्होंने केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। ठीक, अब एक केस था PA इनामदार केस। ठीक, PA इनामदार केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि राज्य सरकार जो है, मतलब राज्य जो है, मतलब सरकार, ठीक, वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पे दबाव नहीं डाल सकती कि आप शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दें किसी को भी। ठीक है, तो जब प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में आरक्षण नहीं दिया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इस केस में, PA इनामदार केस में, तब राज्य के सामने ये दुविधा थी कि कल्याणकारी राज्य तो बनाना है ना भाई, सबको एक साथ लेके चलना है, सामाजिक न्याय दिलाना है। अब वो जो पीछे छूट चुके हैं उनको मुख्य धारा में भी शामिल करना है, और केवल सरकारी विश्वविद्यालयों में या फिर इंस्टीट्यूशंस में जो आरक्षण मिल रहा है वो इतना नहीं है कि कल्याण हो जाए उन वर्गों का। ठीक है,
प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हमारे देश में बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। जब तक उनका साथ नहीं होगा तब तक ये लक्ष्य प्राप्त हो ही नहीं सकता, ठीक है। ऐसे में फिर राज्य के पास फिर एक ही ऑप्शन बचा फिर से संविधान संशोधन करने का। राज्य ने 2005 में 93वां संविधान संशोधन किया और इस अनुच्छेद में आर्टिकल 15 में क्लाउज नंबर 5 जोड़ा और क्लाउज नंबर 5 के द्वारा ये लिख दिया कि जो सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं और या फिर जो एससी या एसटी हैं उनको प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में भी विशेष उपबंध किया जा सकता है विधि द्वारा। अगर संसद कानून बनाती है और प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण की व्यवस्था करती है तो वो भी हो सकता है और उसको भी भेदभाव नहीं माना जाएगा रिलीजन के आधार पे, रेस के आधार पे, कास्ट के आधार पे, सेक्स के आधार पे, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे, किसी आधार पे उसको भेदभाव नहीं माना जाएगा, ये कहा गया। तो हमने 2 संविधान संशोधन पढ़ा, संविधान संशोधन पहला और 93वां संविधान संशोधन जो 2005 में हुआ। पहला कब हुआ था? 1951 में हुआ था, ठीक। अब रिसेंटली एक और संविधान संशोधन हुआ है 2019 में। आज भी वो नरेंद्र मोदी की सरकार है जिन्होंने ये संशोधन किया और ये संविधान का 103वां संशोधन था। कब हुआ था? 2019 में। और इसी अनुच्छेद में क्लाउज नंबर 6 जोड़ा गया और इसमें लिखा गया कि EWS जो वर्ग है, जो अभी नया वर्ग आया है और इसमें लिखा गया कि जिनको भी अनुच्छेद 15 के क्लाउज नंबर 4 में और क्लाउज नंबर 5 में आरक्षण मिल चुका है, मतलब वो SC ST और जो सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग जिनको अनुच्छेद 4 में ये बोला गया कि आपको आरक्षण दिया जाएगा, अनुच्छेद 15 के क्लाउज नंबर 5 में ये बोला गया कि आपको प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण दिया जाएगा। तो इनको छोड़कर जो बाकी बच गए वे नागरिक, ठीक है, इनको छोड़कर बाकी जो बच गए वे नागरिक और उन नागरिकों में जो आर्थिक रूप से दुर्बल है यानी जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, ठीक है, गरीब है मान के चलिए, ठीक है, उसका अलग अलग पैरामीटर होता है जिसके आधार पे ये सेट किया जाता है कि कौन गरीब है कौन नहीं है। फिर भी जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको छोड़कर जो अनुच्छेद 15 के क्लाउज 4 और क्लाउज 5 में दिए गए हैं, ठीक है, इनको तो आरक्षण मिल ही चुका है पहले से। इनको छोड़कर बाकी जो बच गए उनमें से जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में है, मतलब जो आर्थिक रूप से दुर्बल है, इनको छोड़कर, ठीक, उनको भी आरक्षण दिया जाएगा सरकारी विश्वविद्यालयों में, सरकारी इंस्टीट्यूशंस में और जो प्राइवेट शैक्षणिक संस्थान हैं उनमें भी, ठीक है। अब इस क्लाउज 6 में 2 सब क्लाउज हैं, क और ख। अगर आप संविधान में देखेंगे तो आपको 2 सब क्लाउज देखने को मिलेंगे, क और ख। क में वही बात लिखी गई जो क्लाउज 4 में SC ST के लिए लिखी गई थी और ख में वही बात लिखी गई जो क्लाउज 5 में SC ST के लिए लिखी गई थी, ठीक है। क्लाउज 6 में EWS के लिए प्रावधान है, मैंने बताया आपको, और इसमें क्या लिखा गया है कि क्लाउज 4 और 5 में जिनको आरक्षण मिल गया उनको छोड़ के जो बाकी बच गए, ठीक, उनमें जो आर्थिक रूप से दुर्बल है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, उनके लिए आरक्षण दिया जाएगा। क में लिखा गया सरकारी संस्थानों में और ख में लिखा गया इनको प्राइवेट शैक्षणिक संस्थानों में भी आरक्षण दिया जाएगा, ठीक। लेकिन इनमें एक और बात लिखी गई कि मैक्सिमम 10% आरक्षण EWS को मिलेगा, ठीक है। तो ये क्लाउज 6 भी आपका पूरा कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से अनुच्छेद 15 में कुल इतनी सारी बातें हैं जो लिखी गई है। तो एक बार फटाफट से हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि, क्योंकि ये बहुत बड़ा आर्टिकल है तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अनुच्छेद 15 जो है उसका शीर्षक जो है वो कहता है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ यानी धर्म, जाति, लिंग, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसका क्लाउज 1 कहता है कि केवल धर्म, जाति, लिंग,
जन्मस्थान और मूल वंश के आधार पे भेदभाव जो है वो नहीं होगा, प्रतिबंधित है। लेकिन किसके लिए? तो केवल नागरिकों के लिए। ठीक। अनुच्छेद 15 का क्लाउज 2 क्या कहता है? ये कहता है कि धर्म के आधार पे, मूल वंश के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे और जन्मस्थान के आधार पे किसी भी व्यक्ति को दुकान में, सार्वजनिक भोजनालयों में, होटल में और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश करने से, मतलब घुसने से, और जो स्टेट फंडेड है पूरा या फिर आधा स्टेट फंडेड है, वहाँ कुओं में, तालाबों में, स्नान घाटों में, सड़कों में और जो सार्वजनिक समागम का स्थान है उसको यूज़ करने से किसी भी तरह का कोई निर्योग्यता नहीं लागू करेगा, किसी भी तरह का कोई दायित्व नहीं लागू करेगा, किसी भी तरह का कोई निर्बंधन नहीं लगाएगा कि ये लोग मना कर देंगे इन जाति के लोगों को, किसी भी तरह का कोई शर्त नहीं लगाएगा। ठीक है। इसी अनुच्छेद 15 का क्लाउज 3 जो है वो कहता है स्त्रियों यानी महिलाओं के लिए और बालकों के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है। ठीक है। मूल संविधान में केवल 3 ही आर्टिकल थे। उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, केस गया चंपकम दोराई राजन का। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि मद्रास यूनिवर्सिटी में किसी भी तरह का जो रिजर्वेशन है वो नहीं दिया जा सकता। तो फिर इसमें संविधान संशोधन किया गया और क्लाउज 4 जोड़ा गया। इसमें बोला गया कि जो सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़ा है और जो SC ST है उसके लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद एक और केस हुआ PA इनामदार केस, जिसमें कहा गया कि प्राइवेट शैक्षणिक संस्थानों में कोई किसी तरह का दबाव नहीं डाला जा सकता सरकारों द्वारा। उसके बाद इसको पलटने के लिए 93वां संविधान संशोधन किया गया 2005 में और क्लाउज नंबर 5 जोड़ा गया अनुच्छेद 15 में, और यहाँ सीधे लिख दिया गया कि प्राइवेट शैक्षणिक संस्थानों में भी विधि द्वारा उपबंध किया जा सकता है, आर्टिकल 15 नहीं रोक पाएगा। उसके बाद 103वां संविधान संशोधन अभी रिसेंटली हुआ है 2019 में, और इसमें EWS के लिए प्रावधान किया गया है। इसमें बोला गया है कि जो 4 और 5 सब क्लाउज हैं, इसमें जिसको जिसको आरक्षण मिला है उसको छोड़ के जो बाकी बच गए, उन लोगों को, उन नागरिकों में जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में हैं, जो आर्थिक रूप से दुर्बल हैं, उनको शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण मिलेगा और प्राइवेट शैक्षणिक संस्थानों में भी आरक्षण मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम 10% मिल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है। तो इस तरह से अनुच्छेद 15 पूरी तरह से कंप्लीट होता है और आगे के आर्टिकल्स को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।